तिब्बत की पर्वतमालाओं के बीच बसा कैलाश पर्वत। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कैलाश मानसरोवर में ही भगवान शिव और पार्वती निवास करते हैं। बेहद दुर्गम ये पर्वत समुद्र तल से करीब 22,028 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। हर साल यहां पहुंचने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का इंतजार धार्मिक आस्था के लोगों के साथ साथ साहसिक यात्रियों को भी रहता है। दिलचस्प भौगोलिक स्थिति के कारण कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद रोमांचक हो जाती है। इस बार की यात्रा में राज्यसभा टीवी के हमारे सहयोगी प्रशांत कर्माकर भी शामिल हुए। प्रशांत कर्माकर ने अपने कैमरे की आंख से इस यात्रा के रोमांच को महसूस किया। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यूं तो कई रास्ते हैं, लेकिन भारत में उत्तराखंड के कुमाऊं से यात्रा की शुरुआत होती है। यात्रा के लिए हर साल भारत सरकार का विदेश मंत्रालय नागरिकों से आवेदन मांगता है। श्रद्धालुओं का लकी ड्रॉ निकाला जाता है और चुने हुए लोगों को यात्रा की अनुमति मिलती है। विदेश मंत्रालय के जरूरी दिशा निर्देश, कागजातों की जांच और डॉक्टरी जांच की प्रक्रिया में करीब 3 दिन का वक्त लग जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा काफी कठिन है। यात्रा पर जाने वाले हर यात्री का दिल्ली में मेडिकल चेकअप भी जरूरी होता है। जहां साथ जाने वाले कई अनजान चेहरों से मुलाकात हुई। मानसरोवर यात्रा जो एक ऐसी यात्रा है जो कि आदमी अपने रिलीजियस फुलफिलमेंट के लिए करता है, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पे जाना पड़ता है। 9,000 फुट से ज़्यादा अल्टीट्यूड पे अगर जाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे जा कर के एक कॉम्प्लिकेशन या सीरियस इलनेस हो जाती है जिसका नाम होता है हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस। इसके अंदर लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या ब्रेन के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होने से एकदम से सिम्टम्स आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को चेक करते हैं कि उनकी फिजिकल फिटनेस का लेवल क्या है। हम इस साल यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे में शामिल हैं। हमें शुभकामनाएं देने खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहुंची। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। ये दुर्गम यात्रा आपकी आस्थाओं के कारण सुगम बने, ये कामना है मेरी, ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। और आप भगवान के दर्शन करके लौटें, उस ओम पर्वत के फोटोग्राफ्स लेकर लौटें, और जो मानसरोवर का जल लेकर लौटें उसकी चंद बूंदें मुझे भी ज़रूर दें, क्योंकि गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र अपने यहाँ मानसरोवर का जल माना जाता है। जरूरी कार्रवाई के बाद अब बारी है यात्रा के लिए रवानगी की। करीब 865 किलोमीटर का ये सफर शुरू होता है दिल्ली के गुजराती सेवा सदन से। सुबह 6 बजे दिल्ली में बस से रवानगी से पहले ही एक दूसरे से जान पहचान का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं काठगोदाम के लिए। दिल में कैलाश पहुंचने के रोमांच ने कई लोगों को रास्ते में ही झूमने पर मजबूर कर दिया। बस के अंदर ही लोग झूमते गाते आगे बढ़ रहे हैं। देश के कोने कोने से आए लोग सफर के कुछ ही मिनटों में अनजान चेहरों से गहरे दोस्तों में बदल जाते हैं। पहले दिन का पड़ाव है काठगोदाम। उत्तराखंड के कुमाऊं की तलहटी में बसे इस खूबसूरत शहर में हमारा कुमाऊनी परंपरा में स्वागत किया गया।
पहले काठगोदाम से ही पैदल यात्रा की शुरुआत होती थी, लेकिन अब यहाँ से छोटी गाड़ियों में आगे का सफर तय होता है। आज हमें अल्मोड़ा पहुंचना है। रास्ते में भवाली और भीमताल जैसे हिल स्टेशन भी पड़ते हैं। बीच बीच में जलते जंगल प्रकृति के दोहन की कहानी बयां करते हैं। अब हम अल्मोड़ा पहुंच गए हैं। छोटा सा ये शहर पहाड़ों की गोद में बसा है। अल्मोड़ा की खूबसूरती ने दिल्ली से यहां तक के सफर की सारी थकान मिटा दी है। आज रात हम अल्मोड़ा में ही रुकेंगे। अल्मोड़ा में रुकने के बाद अब बारी है धारचूला के लिए रवाना होने की। कई गाड़ियों में हमारा जत्था पहाड़ी रास्ते और कठिन मोड़ों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा है। रास्ते में पड़ने वाले कई मठ मंदिरों के आगे आस्थावान शीश झुकाना नहीं भूलते। आगे चलकर हम पहुंचते हैं मीरथी। यहां मौजूद है भारत तिब्बत सीमा पुलिस का कैंप। चीन से लगी सीमा की रखवाली का जिम्मा इसी अर्धसैनिक बल का है। आईटीबीपी के अधिकारियों ने हमें यहां जरूरी जानकारी देने के लिए रोका। इन सभी पोस्टों पे डीएसपी की कॉल है। दिल्ली से चलने के बाद ये पहला मौका है जब हम सब ने ग्रुप फोटो खिंचवाया है। टीबीपी मेनली 4 काम करती है इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान, जिसमें पहला है मेडिकल प्रोवाइड करना, दूसरा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, तीसरा जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और चौथा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट होने पर कार्रवाई करना। मीरथी से हम आगे निकल चुके हैं। थका देने वाले इस सफर में अब शाम ढल चुकी है और हम धारचूला पहुंच चुके हैं। धारचूला नेपाल और तिब्बत की सीमा से सटा इलाका है। पास ही बहती है काली नदी। इस पर बना छोटा सा पुल दोनों देशों को जोड़ने का काम करता है। भारत और नेपाल के लिए ये बेहद अहम है। इसी के जरिए नेपाल से कई लोग रिश्तेदारों से मिलने, पढ़ाई और इलाज के लिए भारत आते हैं। नेपाल और भारत का संबंध तो सही रहा है। सामान भी और भारत में सस्ता भी मिलता है, हम लोगों को बहुत फायदा आता है। तो अच्छा है, भारत ने हमको लिए न तो वीसा बना दिया है न कुछ कर दिया। आनंद से जाते रहो आते रहो और कुछ समस्या नहीं आती है। धारचूला में स्थानीय प्रशासन के लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। यहाँ हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ये जो है मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये हमारे तीर्थ यात्रा पूर्ण हो। KMVN यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम के रेस्ट हाउस में अपना सामान जमा करने को कहा गया है। यहाँ पर हर यात्री के सामान का वजन होगा। 25 किलो से ज्यादा सामान होने पर KMVN अतिरिक्त शुल्क लेता है। यात्रा का दूसरा दिन अब ढल चुका है। आज हमें धारचूला में ही रुकना है। अगले दिन नए जोश के साथ हम धारचूला से आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। आज हमें सिरखा पहुंचना है। सिरखा के लिए जाते वक्त बीच में आता है नारायण आश्रम। वाहनों का शोर नारायण आश्रम में ही थम जाता है और यहीं से शुरू होती है पैदल यात्रा। लेकिन कुछ यात्री आगे जाने के लिए घोड़ों और डोलियों का सहारा ले रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाले घने जंगल, पेड़ों और पहाड़ों को देखते देखते ये सफर हमें कब सिरखा तक ले आया पता ही नहीं चला।
सारे यात्री आज सिरखा में ही आराम करेंगे। सिरखा में अगली सुबह पहाड़ों के बीच से निकलते सूरज ने सबका मन मोह लिया। सब में नई ताजगी भर आई है और हम निकल पड़े हैं गाला के लिए। ये रास्ता आसान नहीं है, जगह जगह पर उतार चढ़ाव के रास्तों से गुजरना पड़ता है। यात्रियों को रास्ता दिखाने का काम स्थानीय लोग ही करते हैं। हमारे साथ चलने वाला पोर्टर भी अपने गांव पहुंचने पर अपने परिवार से मिलने आया है। परिवार के लिए ये बेहद भावुक क्षण है। इसने अपनी यात्रा से कमाए पैसों का एक हिस्सा परिवार को दिया और फिर हमारे साथ आगे बढ़ गया। रास्ते में कई जगह बेहद मिलनसार स्थानीय लोगों से भी मुलाकात होती है। इन लोगों ने जगह जगह हम लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम कर रखा है। कैलाश यात्रा स्थानीय लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया होने के साथ ही सालों से इनकी संस्कृति का अहम हिस्सा और प्रतीक भी है। मटर चना से बना हुआ सब्जी के साथ रोटी, साथ में पुदीना का चटनी, लाजवाब। बलनी लगाना ओ निरूरे ए फौजे को योरू कानूरे तेरो माया दिल भीतर मैं लगू चदादा तेरो माया दिल भीतर मैं। हमारे लिए ये यात्रा पहाड़ी संस्कृति और भाषा के साथ साथ स्थानीय वनस्पति से रूबरू होने का मौका भी है। महला टूट जा रे तेरो माया दिल भीतर मैं लगू चदादा तेरो माया दिल भीतर मैं लगू चदादा। बेहद दुर्लभ नागमणि के फूलों की सुंदरता देखते ही यात्री इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। टूट जा रे बलनी लगाना ओ निरूरे ए फौजे को योरू कानूरे तेरो माया दिल भीतर। ऐसा ही एक और पौधा है बिच्छू घास। इसे छूने से जलन तो होती है, लेकिन इसके कई औषधीय गुण भी हैं। इसको पहाड़ में मेडिसिन के रूप में भी इसको उपयोग में लाया जाता है। यदि हमारा किसी को जोड़ों का दर्द है तो इसको हल्का सा इसमें थपकी देके उस स्किन के ऊपर ताकि उससे पेन कम हो। ये एक्यूपंक्चर का काम भी करता है। आगे का रास्ता हमें कभी ऊंचे पहाड़ तो कभी गहरी खाइयों से रूबरू कराता है। कहीं अजीबोगरीब पौधे तो कहीं सैकड़ों साल पुराने पेड़ मानो हमारा स्वागत कर रहे हों। ऐसे ही नजारों के बीच छोटे छोटे रास्तों और पहाड़ी नालों को पार कर आखिरकार हम गाला पहुंचते हैं। गाला में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने हमारा स्वागत किया। आगे जाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी समय समय पर जरूरी हैं। हाई एल्टीट्यूड में कान बंद होने लगते हैं, ठीक है। जिनके जूते थोड़े बड़े हैं तो डबल सॉक्स लगाइए और इनर सॉक्स बिल्कुल प्योर कॉटन का होना चाहिए। गाला आते आते यात्रियों के मन में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कुछ सवाल उठने लगते हैं। सही तरीका क्या है अपना और दूसरों का बचाव करने का? हर यात्री की देखभाल और सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी लाइजनिंग ऑफिसर की है। ठीक है, रोकने को किसी को बोलना है, ग्रुप को पूरा रुकने के लिए।
पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले कपूर के और भी कई गुण हैं। ऊंचे पहाड़ों पर यात्रा के दौरान कई यात्री इसे अपनी कलाई पर बांध के रखते हैं। इस यात्रा में जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं और हवाएं तेज होती हैं, जो बर्फीली हवाओं के वहाँ से होके आती हैं, वो खुश्क होती हैं एकदम से, और वो हमारी नाक के इस जगह को बिल्कुल जला देती हैं, और अंदर जो है वो बिल्कुल सूख जाता है हमारा नाक, और उससे हमें पेन महसूस होता है और कुछ जख्म टाइप के भी बन जाते हैं कई बार। तो ये सब उसको प्रोटेक्ट करता है, प्लस ये ऑक्सीजन की कमी को भी पूरी करता है। इससे प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है वो हमें मिलती है। गाला में रात्रि विश्राम के बाद सुबह 5 बजे यात्रा अगले पड़ाव यानी बूधी के लिए शुरू होती है। कुछ यात्रियों के चेहरे पर अब ये जानकर शिकन उभर आई है कि आगे 4444 सीढ़ियां उतरनी हैं। इस खतरनाक ढलान पर खच्चरों पर बैठकर उतरना और भी खतरनाक है। सीढ़ियां उतरने के साथ ही यात्रियों को गहरी खाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ जरा सी भी असावधानी जान पर भारी पड़ सकती है। यात्री अब अपने साथियों और आईटीबीपी जवानों की मदद से धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे हैं, लेकिन हम सब इस पड़ाव को आसानी से इस ख्याल के साथ पार कर गए कि ऐसे जोखिमों से भरी ये यात्रा हमारे जीवन का यादगार लम्हा बनने वाली है। संकरे रास्ते और गहरी खाइयों पर चलते वक्त जरा सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। कच्चे रास्तों को दुरुस्त करने का काम पीडब्ल्यूडी के पास है। रास्ते जरा भी खराब हों तो ये कर्मचारी तुरंत काम पर लग जाते हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आता है लखनपुर पड़ाव। गाला से बुद्धि की तरफ जा रहे हैं। एक मुश्किल कठिन सीढ़ियां जो है 4444 सीढ़ियां सब यात्रियों ने उतर लिया है। खान डेरा में रुके हैं, अच्छे से भोजन करेंगे फिर आगे निकलेंगे। ओम नमः शिवाय। लखनपुर से आगे बढ़ने पर हमारा काफिला पहुंचता है मालपा गांव। उन्नीस 1998 में मालपा में ही इस यात्रा का सबसे बड़ा हादसा हुआ था। मालपा में बादल फटने के बाद भूस्खलन में 300 यात्रियों की मौत हो गई थी। मरने वाले यात्रियों में मशहूर नृत्यांगना प्रतिमा बेदी भी शामिल थीं। अतीत की घटनाओं से सबक लेते हुए हमारा दल फिर आगे की ओर रवाना होता है। रास्ते में पड़ने वाले प्राकृतिक झरने थकाकर चूर कर देने वाली यात्रा को सुगम बना रहे हैं। इस पूरे रास्ते हमारे साथ एक और हमसफर है और वो है काली नदी। पहाड़ी घाटियों से गुजरती इस नदी में कई नालों और पहाड़ी गदेरों का पानी समाया हुआ है। प्राकृतिक नेमतों से सराबोर इन रास्तों पर पहाड़ी दरारों से गिरते प्राकृतिक झरने हमारी प्यास भी बुझा रहे हैं। अपने अगले पड़ाव बुधी हम शाम ढलने से पहले ही पहुंच गए हैं। रात होने में काफी वक्त है, लिहाजा हमने कैंप से थोड़ी दूर बुधी गांव का जायजा लेने की ठानी। हम बीते दुर्गम रास्तों की पीड़ा को लगभग भूल ही गए। कैलाश मानसरोवर यात्रा करोड़ों वर्षों से भारत में युगों युगों से ऋषियों, मुनियों और शंकराचार्य द्वारा की गई है। पुराने जमाने में आदमी इसी रूट से मानसरोवर यात्रा जाते थे। देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं पार्वती जी के साथ।
और वहीं पे उनका निवास है और भारतीय आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। हर भारतीय के मन में होता है कि हम किसी भी तरह एक बार कैलाश पर्वत के दर्शन करें, परिक्रमा करें और मानसरोवर झील का स्नान करें। क्योंकि जहाँ से आदि शंकराचार्य गए हैं वो तो पूरी भूमि ही पवित्र हो जाती है, तो हम उसी रूट से जाने के लिए इसलिए प्रेरित हुए और गए। और भगवान भोलेनाथ ने बहुत ही अच्छी मतलब यात्रा करवाई, अच्छे दर्शन दिए और मौसम बढ़िया रहा। हमारी दोनों परिक्रमाएं एकदम शांति से हुई। अगली सुबह हमें गुंजी के लिए रवाना होना है। गुंजी जाने के लिए कुछ दूरी तक तो रास्ता सुगम है, लेकिन जल्द ही शुरू हो जाती है चढ़ाई। करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद छियालेक घाटी आती है। इस घाटी का नजारा वाकई मन को मोह लेने वाला है। दूर दूर तक पहाड़ों की श्रृंखला, प्रकृति के ये अद्भुत नजारे हमारे सफर को काफी हद तक आसान बना रहे हैं। यहां नाश्ता और कुछ देर आराम करने के बाद हम आगे बढ़ गए हैं। छियालेक घाटी पार करने के बाद अब ये चेक पोस्ट आता है। इस चेक पोस्ट पर हमें अपना पासपोर्ट दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। पहचान की कार्रवाई पूरी होने के बाद हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। 2 किलोमीटर कच्चे रास्ते का सफर तय करने के बाद आता है ग्रबयांग गांव। ग्रबयांग गांव को धंसते हुए गांव यानी सिंकिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। ये गांव 300 से 400 साल पुराना है। प्राकृतिक सुंदरता और पौराणिक कला के नायाब नमूने ग्रबयांग के सभी घर पत्थर के बने हैं। घरों में लगी पत्थर की दीवारों पर नक्काशी उकेरी गई है। ये नक्काशी आसपास के गांवों के शिल्पियों ने ही बनाई है। ये जानकर आश्चर्य होता है कि इतने खूबसूरत गांव में रहने वाला कोई नहीं। पूछने पर पता चलता है कि यह गांव लगातार धंस रहा है और कभी भी किसी बड़े हादसे का गवाह बन सकता है। किसी अनहोनी की आशंका से लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और जा बसे हैं। ये गांव 1962 में भारत चीन युद्ध से पहले व्यापार का एक अहम केंद्र भी था, लेकिन आज यहाँ के रास्ते सूने हैं। ग्रबयांग गांव की यादें लिए हम आगे बढ़ गए हैं। आगे एक और चेक पोस्ट है। यहाँ पर स्थानीय लोग हम लोगों से मिलने की उत्सुकता छिपा नहीं पा रहे हैं। शायद इसीलिए वो बातों बातों में अपनी परेशानियां साझा करने में असहज नहीं दिखते। फिलहाल वक्त है आगे बढ़ने का। ग्रबयांग गांव से 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शाम को हम पहुंच गए हैं गुंजी। गुंजी में हमें 2 दिन बिताने हैं। पहली रात हम लोग आराम करते हैं। अगली सुबह से मेडिकल चेकअप शुरू हो जाता है। ये चेकअप दिन भर चलता है। आगे रास्ता और भी दुर्गम है, लिहाजा डॉक्टर बड़ी ही बारीकी से हर यात्री का चेकअप कर रहे हैं। इस बीच बाकी यात्री रास्ते के अनुभवों को आपस में साझा करने में मशगूल हैं। ITBP, as you know, is a border guarding force in the Indo-Tibetan border, and in its capacity as the border guarding force, we provide security to the yatris from our post Gunji to Lipulek Pass. In addition, we also provide medical checkup. We carry out medical checkup of the yatris at New Delhi as well as in the high altitude at the Gunji camp. We also provide a liaison officer of the rank of commandant. ITBP के ऑफिसर आगे की जरूरी ब्रीफिंग करना नहीं भूलते। जवानों की प्रेरणा पर हिमालय को बचाने के संकल्प के साथ यात्री पेड़ भी लगाते हैं।
गुंजी में ही आईटीबीपी की महिला बटालियन की भी तैनाती है। अपने घरों से सैकड़ों मील दूर तैनात ये जाबाज महिलाएं यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी संभालती हैं। हम लोगों ने सारे एडवेंचर कोर्स कर चुके हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, स्की, कमांडो कोर्स, यह सारे हमें कराए जाते हैं क्योंकि हमारी परिस्थिति के अनुसार किसी भी समय कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, इसीलिए यह कोर्स हमें कराया जाता है और देश की सुरक्षा के लिए, और हम लोग आपके साथ हैं। डॉक्टरी जांच के बाद समय निकालकर हमने गुंजी गांव में कुछ वक्त गुजारा। गुंजी भी ग्राबयांग गांव की तरह ही बेहद पुराना गांव है। गुजरे जमाने में यह गांव भी तिब्बत से व्यापार का एक अहम पड़ाव था। अतिथि सत्कार पहाड़ी लोगों की संस्कृति का अहम हिस्सा है। हमें देखते ही गांव के लोग बड़ी ही आत्मीयता से अपने घर बुलाकर हमें चाय नाश्ता कराते हैं। इन्होंने हमें बताया कि यात्रियों की सेवा करना इनकी आदत सी बन गई है। पहाड़ों पर बसे इन गांव में रोजी रोटी का एक और जरिया है। यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियां। दूर होने के कारण ये क्षेत्र प्राकृतिक जड़ी बूटियों से आबाद इलाका है। गांव वालों को जड़ी बूटियों की खासी जानकारी है, लेकिन सरकार और प्रशासन से कुछ शिकायतें भी। आज के समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस गांव का कुछ विकास हो, यहाँ पे स्कूल खुले, सरकार ध्यान दे। सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है, लेकिन हमारे गांव तक पहुँचती है। यहाँ सरकार की ओर से घरों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है। जगह जगह सड़कें दुरुस्त करने का काम भी चल रहा है, इस उम्मीद में कि समय के साथ इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। हम अपने शिविर लौट आए। गुंजी में एक दिन और 2 रात गुजारने के बाद अगले दिन सुबह 5:30 बजे हमारा कारवां नवीधांग के लिए रवाना हुआ। खूबसूरत रास्तों से गुजरकर कुछ ही दूर के सफर के बाद हमें दिखा काला पानी। गुंजी से काला पानी की दूरी 9 किलोमीटर है। यात्रा में बुरी तरह से थके हुए और बुजुर्ग यात्रियों के लिए आईटीबीपी ने यहाँ 2 छोटे मिलिट्री ट्रकों की व्यवस्था की है। काला पानी ही काली नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से वेदव्यास गुफा भी दिखाई पड़ती है। पौराणिक काल में ग्रंथों को लिखे जाने में इस्तेमाल भोजपत्र के जंगल का नजारा भी काला पानी से दिखाई देता है। काला पानी में इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यात्री फिर नवीधांग के लिए चलना शुरू करते हैं। कैलाश मानसरोवर की पूरी यात्रा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों की भी अहम भूमिका है। हर पड़ाव पर ये जाबाज यात्रियों की कड़ी निगरानी तो रखते ही हैं, साथ में उनकी सेवा भी करते हैं। हमारा कारवां 2 किलोमीटर सफर तय करने के बाद घाटी में नष्ट हो चुके बौद्ध स्थल के पास रुकता है। यहीं से सामने शेषनाग दिखाई देता है। काफी लंबी पैदल यात्रा के बाद यात्रियों ने यहीं कुछ देर आराम किया। आगे चलने पर ओम पर्वत के दर्शन होते हैं, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस पूरी यात्रा में ओम पर्वत सिर्फ इसी मार्ग की यात्रा में ही देखा जा सकता है।
ओम पर्वत को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने पहाड़ पर चढ़कर उसे तराशा हो। दोपहर बाद नवीधांग पहुंचा जाता है। इस यात्रा में KMVN का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता। मुश्किल जगहों पर रहने का शानदार प्रबंध हमारी सोच से परे था। वाकई ITBP के सहयोग के बिना ये यात्रा संभव नहीं है। आज हमें नवीधांग में रात गुजारनी है, लेकिन तड़के उठकर आगे का सफर तय करना है। शरीर आटली उम्र थई तो शरीर आपणुं मजबूत छे અને મન એવું મક્કમ હતું કે તો જઈએ અને કોઈ કષ્ટ પડશે ને તો આપણે વેઠવાની શક્તિ હતી, એટલે આ રીતે આપણે તૈયારી કરેલી। એટલે મનની અંદર એવું મક્કમ હતું ને કે ગમે એવું દુઃખ પડશે ને તો આપણે યાત્રા કરવાની છે, એટલે કોઈ દુઃખથી ડરવાનું નહીં। ગમે એવું કષ્ટ પડે તકલીફ પડે તો આપણે નભાઈ લઈશું। आपसे विनम्र निवेदन है कि ये स्थिति यहाँ हो, वो उसका पॉजिटिव हम चाहते हैं। हमारा सबका एक मकसद है आपकी यात्रा मंगलमय हो। रात के करीब 2 बजे हैं। नवीधांग से हमें इसी वक्त लिपू लेक के लिए यात्रा शुरू करनी है। हम फर्स्ट बेस को लेकर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तापमान में गिरावट महसूस हो रही है। पहाड़ों की कठिन चढ़ाइयां और बर्फीले रास्तों से गुजरते हुए यहाँ सांस लेना भी दूभर है। यात्रा में समय की खास अहमियत होती है। भारत और चीन के समय में लगभग 2.5 घंटे का अंतर है। लिहाजा भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे तक हमें लिपू लेक सीमा पहुंचना है। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो तेज धूप से बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही तेज हवाओं के थपेड़े इस दर्रे के रास्ते को और खतरनाक कर देते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद आखिरकार अब हम लोग लिपू लेक पहुंच गए हैं। Here we pass through the various heights of Himalayas and come through the flora and the fauna, which is now practically unknown to the modern world. We have come across various flowers which we haven't seen before. अब हम चीन के अधिकारियों के हवाले कर दिए गए हैं। लिपू लेक दर्रा 16,640 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुँचने के साथ ही भारतीय सीमा भी खत्म हो गई है। लिपू लेक में ही सबसे पहले हमारे पासपोर्ट की जांच हुई। इस बीच हमारे कुछ साथी कठिन रास्तों की चढ़ाई नहीं सह पाए और ऑक्सीजन की कमी से उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। हम बर्फीले रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। बर्फ में 2 किलोमीटर चलने के बाद हमारे लिए बस का इंतजाम है, लेकिन उससे पहले हमारा चीनी लोगों की तरफ से शानदार स्वागत किया गया। बस पर सवार होकर हम तिब्बत के पठारों की सैर कर रहे हैं। बस का सफर चीन के सीमावर्ती शहर तकलाकोट में खत्म होता है। आगे बढ़ने पर हम लोग बुरांग नाम के कस्बे में पहुंच गए हैं। ये शहर भारत और चीन के बीच व्यापार का एक अहम केंद्र है। आज की रात हम लोग बुरांग में ही गुजारेंगे। बुरांग में आज दूसरा दिन है। आज भी दिन भर इमिग्रेशन और कस्टम की जांच होगी। लिहाजा आज भी हमें बुरांग में रुकना होगा, लेकिन बचे हुए समय में हमें और हमारे साथियों को आगे की यात्रा के लिए खुद को तैयार करने का भरपूर समय मिल गया। बुरांग में रात गुजारने के बाद सुबह सुबह तकलाकोट से 140 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग के लिए यात्रा शुरू होती है। यहीं से कैलाश पर्वत का कुछ हिस्सा नजर आना शुरू हो जाता है। रास्ते में ही अष्टपद भी दिखाई दे रहा है। करीब 1000 साल पुराना दार्जिलिंग पहले एक गांव था। धीरे धीरे ये शहर में तब्दील हो गया।
मौजूदा समय में दार्चेन व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ तिब्बत के दूर दराज गांव के लोग व्यापार के लिए आते हैं। इसी बाजार में भारतीय सामान और संस्कृति की झलक भी दिखाई पड़ती है। दार्चेन को कैलाश परिक्रमा का बेस कैंप भी कहा जाता है। आज सुबह से कैलाश की परिक्रमा शुरू हो गई है। ये परिक्रमा 54 किलोमीटर की होती है। रास्ते में पहले आता है यमद्वार। इसे स्थानीय लोग तारपूजा कहते हैं। यहीं से कैलाश पर्वत के लिए पैदल परिक्रमा शुरू होती है। रास्ते में 2 बौद्ध मठ मिलते हैं, जिनमें से एक है देराफूक और दूसरा है जोंगजुईफू। तिब्बती लामा गुइसम्पा ने 700 साल पहले इस मठ की स्थापना की थी। देराफूक की ऊंचाई 17,000 फीट है। देराफूक से ही कैलाश पर्वत की पहली झलक साफ दिखाई देती है। आस्थावान लोगों ने यहीं से कैलाश की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। शिव पुराण में कैलाश पर्वत का महत्व दिया हुआ है। यहाँ पर शिव का वास था, तो शिव को कैलाशी कहा गया है। क्योंकि कैलाश में वास था, तो जहाँ वास होगा वो कैलाशी होता है। कैलाश जाने वालों को कैलाशी बोला है कि अपने नाम के आगे कैलाशी लिखा करो, तो पता चलेगा कि आप कैलाश होके आए हुए हैं। हम लोग भी मानते हैं, एक तरह से शिव को अवलोकितेश्वर के रूप में मानते हैं। अवलोकितेश्वर जो कंपैशनेट बुद्धा होता है, अवलोकितेश्वर के स्वरूप उनको मानता है। जैन समुदाय के लिए, जैन धर्मावलंबी के लिए कैलाश पर्वत इसलिए महान, पूज्य और आदरणीय है क्योंकि वहाँ से उनके पहले तीर्थंकर जिनकी वो आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ से तीर्थंकरों की परंपरा में शुरू हुई, उन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। The 20 days, I can say that at least when we were there near with Baba, we feel that peacefulness in the mind. Whole body will be become light, and even now I am feeling the same kind of vibrations in my body. So that feeling will be there entire our life. Whenever even though we become old. कैलाश मानसरोवर जो जगह है, ये एक तरह से तपोभूमि या सृष्टि को चलाने वाला एक बिंदु है, जहाँ से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। देराफूक में रात बिताने के बाद अगले दिन जोंगजुईफू के लिए फिर पैदल यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा के दौरान 1900 फीट से ज्यादा चढ़ाई करनी पड़ती है। इसी दौरान हमें सबसे खतरनाक डोलमा दर्रे से भी गुजरना पड़ता है।
डोलमा पहुंचने का रास्ता 60 से 70 फुट लंबा है, जो पत्थरों से बना है। हमारे कई साथियों ने इस रास्ते पर घोड़ों और खच्चरों से उतरकर पैदल चलना ही मुनासिब समझा। यहाँ मौजूद एक विशाल पत्थर को लोग गौरी यानी पार्वती का स्थान मानकर पूजा करते हैं। स्थानीय अल्पसंख्यक बोनपा इस जगह को बड़ा महत्व देते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद 20 से 30 फुट नीचे दिखाई देता है गौरी कुंड। गौरी कुंड से गुजरने के बाद करीब 29 किलोमीटर चलने पर आता है जोंगजुईपू। जोंगजुईपू में बेहद प्राचीन मठ मौजूद हैं। इन मठों को देखते ही मन को शांति मिलती है। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु मिलरेपा ने इन मठों की स्थापना की थी। इस यात्रा में पोनी पोर्टर बनकर साथ चलने वाले स्थानीय लोग खास भूमिका निभाते हैं। दूर दराज के गांव से आने वाले ये लोग खेती की जमीन नहीं होने के चलते इसी तरह की यात्रा से जीवन बसर करते हैं। जोंगजुईपू से परिक्रमा करने के बाद हम वापस दार्चेन आ गए हैं। कैलाश परिक्रमा के बाद मानसरोवर परिक्रमा शुरू होती है। मानसरोवर के चारों ओर कई मठ हैं। उसमें सेरलांग और गुस्टक मठ मशहूर हैं। हालांकि इन मठों के अब अवशेष ही बचे हैं। इन्हीं मठों के बीच एक है कुगू मठ। मानसरोवर झील के दर्शन के लिए अब हमारा पड़ाव इसी मठ में है। ये मठ बौद्ध धर्म की संस्कृति और चित्रकला का अनोखा नमूना है। शाम ढलते ही यहाँ की छटा देखते ही बनती है। When we came to Manas, the water should be colorless, and water was indeed colorless when we had picked it up in our hand, but it appeared to be various stages of blue. It is because of the reflection of the blue, entirely blue sky, the azure blue, which is because of the no pollution there, which we cannot see in the plains. हम लोग आज की रात यहीं विश्राम करेंगे। कुगू मठ की सुबह काफी अलौकिक है। यहाँ से सुबह सभी यात्री मानसरोवर झील में उतर रहे हैं। मानसरोवर के दर्शन करते ही यात्रियों की सारी थकान दूर हो जाती है। स्नान करने के बाद फिर पूजा अर्चना शुरू होती है। दिन भर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन के बाद हम में से कुछ लोग मानसरोवर के किनारे ही रात बिताने वाले हैं। मानसरोवर में पूरी रात बिताना वाकई जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। शिव की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं होती है, मतलब पूरा चक्कर नहीं लगता है। उसके लिए पौनी परिक्रमा होती है, उधर जाते हैं और फिर वापस उस रास्ते से आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि कैलाश का पूरी परिक्रमा अब भी नहीं होती है, वापस नहीं आ सकते क्योंकि बड़ी दुर्गम रास्ता है और आदमी
एक तरह से डबल परिक्रमा नहीं कर पाता है, इसलिए उस परिक्रमा को एक दूसरे बिंदु से शुरू करके किसी दूसरे बिंदु पे ख़त्म कर देते हैं और बीच की कुछ दूरी छोड़ देते हैं। जिस जगह हम शिव मंदिर में जाते हैं तो इसी तरह शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं होती, लेकिन मानस की परिक्रमा पूरी होती है, क्योंकि वो जल स्रोत बिंदु है और यहाँ सभी देवता लोग स्नान करते हैं भगवान शिव और पार्वती के बाद। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमने मानस की परिक्रमा करने के संबंध से सभी देवताओं की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। अगले दिन फिर यात्रा शुरू होती है। आगे दिखाई देता है चिऊ मठ। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में यहाँ तिब्बती लामा पद्मसंभवा ने 7 दिन बिताए थे। उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी मठ से दिखाई देती है सियूचू नदी। यही नदी मानसरोवर और राक्षस ताल को जोड़ती है। माना जाता है कि राक्षस ताल के किनारे ही रावण ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। स्थानीय लोग मानते हैं कि राक्षस ताल का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। राक्षस ताल में ही मानसरोवर परिक्रमा खत्म होती है। कैलाश तक पहुंचने के अद्भुत और अलौकिक अनुभवों को मन में संजोए अब हमें लौटना है। वापस लौटने का रास्ता वही है जो यहां तक पहुंचने का था। वापसी में हर यात्री के जहन में कैलाश की यादें हैं। कि यही उम्र है यात्रा करने की असली, जो एंजॉय कर सकते हो वो इसी उम्र में कर सकते हो। आपको आगे और चांस मिलेंगे कि आप जा सकोगे। एक उम्र में आके सिर्फ आप एक बार ही जा सकते हो। अब ये स्टार्ट करोगे तो 3-4 बार और भी जाके आओगे। जो 5 पर्वत है ना, उनको भी आप देख सकते हो। अगर आपने फुल कैलाश किया है, फिर आपको इच्छा होगी आधी कैलाश की, फिर आपको दूसरी की भी होगी, ऐसे आपको इच्छा होगी। जैसे अब मैं होके तो मुझे अब दूसरे पर्वत की कैलाश की इच्छा होने लग गई कि मैं उसके भी दर्शन करके आऊँ। अगर मैं ये नहीं देखती तो मुझे पता नहीं चलता कि 5 पर्वत और हैं। Doing parikrama of Kailash is our great dream, and I wanted to do the parikrama walking all round, which I was able to achieve. God's grace. Oh, it was a wonderful experience, and I'm also very fond of trekking. The whole yatra to me looks like a trekker's paradise. Oh, each and every step of ours we have enjoyed. कैलाश मानसरोवर एक अध्यात्म का ऐसा ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है जहाँ से पूरी सृष्टि का संचालित भगवान भोले शंकर, भगवान शिव, भगवान आशुतोष कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सबकी गौरव की बात है कि हम अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मांड का जो मुख्य केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है, उस पवित्र मानसरोवर में जाने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी यादें जो जिंदगी के हर पड़ाव पर साथ रहेंगी। सच माने तो ये प्रकृति ही यहाँ के देवी देवता हैं। शायद इसीलिए इस अनुभव को शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं।